हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। और आज हमारे सामने ऐसे ही एक रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरो बैठे हैं। इनका मार्केट में लगभग 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है और इन 20 सालों में इन्होंने मार्केट से पैसे भी बनाए हैं और मार्केट से काफ़ी कुछ सीखा भी है और इन्हीं सीख के साथ ये रिटेल इन्वेस्टर्स की भी बहुत मदद कर रहे हैं। ये पिछले 7 साल से सैमको के रिसर्च हेड रह चुके हैं और अब ये बड़ी और बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने जा रहे हैं, तो हम इन्हें गुड लक और गुड विशेस देना चाहते हैं। अपने फ्री टाइम में ये विपस्सना मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करते हैं। इनका लोनावला में एक बंगलो है जहाँ पे ये अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ भी समय बिताना पसंद करते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उमेश मेहता जी का। उमेश जी, वेलकम टू द शो। वी आर प्लीज्ड टू हैव यू ऑन दिस शो। सो उमेश जी, आपका शुरू से ही सीए और कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, आपको अकाउंट्स में काफ़ी रुचि रही है, तो ये इसका कहाँ से शुरू हुआ था? ये आपको पहले से ही इसमें रुचि क्यों रही? देखिए, ऐसे तो भगवान की देन है। वैसे तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मारवाड़ी फैमिली और पिताजी एंटरप्रेन्योर है और वो टाइम पे बचपन में डिस्कशन होता है बिजनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में, तो एक माइंडसेट एक मोटा मोटी बन गया। जब 9th-10th में जब करियर सिलेक्शन की जब सब लोग बात करते थे, तब इंटरेस्ट वहीं था जहाँ पे बिजनेस धंधो, पिताजी बोलते थे बड़ा होके क्या करेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस करना, तो वो एक माइंडसेट था। और ऑब्वियसली अगर वहाँ वही काम करना है तो कॉमर्स लाइन सिलेक्शन करना जरूरी था। वैसा नहीं कि साइंस नहीं लेना था, मगर एक माइंडसेट बन चुका था बचपन से कि भाई ये करना है, तो फिर धीरे धीरे उसी में इंटरेस्ट था। और पिताजी के साथ डिस्कशन हम करते थे, पैसा, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, तो एक इंटरेस्ट भी जाग चुका था वो टाइम पे। एक्चुअली देखा जाए तो गुजराती और मारवाड़ी फैमिलीज में तो खून में ही धंधा और अकाउंट्स, फाइनेंस, ये सब रग रग में घुसा हुआ रहता ही है, तो ये इट इज़ नॉट अ सरप्राइज कि आप इसी में थे। सो अब ये बात करते हैं कि आपने जब ये सीए की पढ़ाई की तब तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टिंग शुरू कर ही दिया था, बट आपके पिताजी का गोल्ड और फाइनेंस का ये व्यापार था, तो तभी आप उनके साथ मिलकर आपने थोड़ा बहुत वो गोल्ड वगैरह के बिजनेस में भी ध्यान दिया था और फिर आपने ज़्यादा फोकस इन्वेस्टिंग पे किया। तो तब कैसी चल रही थी इन्वेस्टमेंट्स और आप तभी क्या कठिनाई आती थी, क्या करते थे आप इन्वेस्टमेंट्स में? देखिए, 90s और 92 तक तो आप भले कुछ भी ले लो, मार्केट चलता था, क्योंकि अरशद भाई मेहरबानी उनकी थी और मार्केट चल रहा था। मगर उसके बाद जब मार्केट क्रैश आया तब ऑब्वियसली हमारा ज़्यादा पोजीशन नहीं था, क्योंकि हम ब्याज बदला फाइनेंसिंग जिसे कहते हैं वो टाइम पे चलता था, तो लार्जली पैसा वहाँ पर था। मगर मुझे याद है कि जब लोग हर्षद मेहता की तेजी रोटुंडा मतलब एक मंदिर लोग मानते थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और ऑब्वियसली वो टाइम पे सब वहीं पे काम होता था, ओपन रिंग थी, आउटक्राई सिस्टम था। और अगर आपको एनालाइज भी करना है डेटा, तो अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स है तो चलो आपके पास बैलेंस शीट आती है, मगर आपको डेटा चाहिए तो आपको वहाँ पे पहले या दूसरे माले पे लाइन लगा के आपको जेरोक्स का पैसा दे के तभी आपको जेरोक्स कॉपी मिलती थी उस कंपनी की बैलेंस शीट, और वो साल में सिर्फ एक ही बार आती थी। तो कंटिन्यूसली अभी की तरह जो क्वार्टरली जो डेटा आते थे वो डेटा नहीं थे, और साल में सिर्फ एक बार बैलेंस शीट आती थी। और वो टाइम पे भी इतना ज़्यादा जो पुराना बैक डेटा लेके आज की तारीख में हम जो करते हैं, रिसर्च का ये था, वो उस समय उतना रिसर्च करने का चलन नहीं था, 15-20 साल का डेटा नहीं था, तो वही हम देखते थे ये साल या अगले साल में कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ाया, कितना % ग्रोथ आया वगैरह वगैरह बेसिक चीज़, और कंपनी में डेट कितना था। तो डेटा अवेलेबिलिटी वो टाइम पे काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जो प्रिंसिपल्स थे वो आज भी सेम है। हर्षद मेहता के टाइम पे जो मार्केट में ज़बरदस्त रैली आई थी वो रिफॉर्म्स थे लार्जली। जब 91 के बजट में रिफॉर्म्स आए थे तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस थे एक्सपांशन के ऊपर वो निकल गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो एलपीजी जिसे कहते हैं, वो पूरा हुआ और उसके बाद मार्केट में ऑलरेडी एक ट्रेंड अप ट्रेंड में ही था और इसके बाद और ज़्यादा तूल पकड़ लिया। करेक्ट, तूल पकड़ लिया, मगर मार्केट जब होप और एक्सपेक्टेशन में जब चला गया, जब 92 में सब कंपनी एक्सपांशन करेगी, सबके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगे, हुआ नहीं था।
ऑब्वियसली रिफॉर्म्स आया था, अनाउंसमेंट हुए थे, इसलिए होने वाला था, मगर स्टॉक प्राइस क्या है कि पहले से बढ़ जाते हैं और वो रन अप अहेड ऑफ फंडामेंटल्स जब हो जाता है तब उसके बाद मार्केट नीचे आता है। और ये हर बार होता है, मतलब एवरी साइकिल, बुल बेयर साइकिल ही इसी प्रकार से बनते हैं। जब मार्केट होप्स और एक्सपेक्टेशंस में जब ज़्यादा वैल्यूएशन दे देते कि भाई ये होने वाला है, बस तभी वहीं पे अगर आप वो परिस्थिति आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आपको पता चलेगा कि भाई अब मार्केट से अब वैल्यूएशन ज़्यादा है। जरूर हम आपसे इसी बारे में आज बातचीत करेंगे, तो वी विल कीप दैट क्वेश्चंस ऑन होल्ड, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। आपने अभी एक बात कही, बदला फाइनेंसिंग, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये टर्म पता नहीं होगी, तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, ये बदला फाइनेंसिंग क्या हुआ करता था? ये बदला फाइनेंस अभी आज की तारीख में फ्यूचर्स या कुछ मायने में ऑप्शंस इसी प्रकार के नए इंस्ट्रूमेंट है, मगर पहले बदला फाइनेंसिंग था। मतलब अगर आपको पहले डिलीवरी पीरियड 15 दिन का था, महीने का था, पहले महीना था फिर 15 दिन, तो डिलीवरी पीरियड का अगर आपने एक बार सौदा किया है मार्केट में तो 15 दिन तक आपके पास टाइम है, या आप स्क्वायर अप कर लो इंट्राडे या फिर आप उसे डिलीवरी में कन्वर्ट कर दो। वो 15 दिन का जो इंटरवेनिंग पीरियड है या महीने का जो पीरियड था उसमें लोग बदला फाइनेंसिंग, जो फाइनेंसर है वो आते थे, वो फाइनेंस करते थे, और जिसको स्पेकुलेट करना है, अभी आजकल तो फ्यूचर्स आ गया है, मतलब आप मार्जिन देके कर सकते हो, तो पहले वो बदला फाइनेंसिंग था। इसलिए 1.5-2% या तो ब्रोकर से या तो कोई जो फाइनेंस का बिजनेस करते थे उनसे फाइनेंस लेके फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और उसमें से जो भी पैसा बना वो वापस उसे रिटर्न कर देते थे। करेक्ट। तो मोटा मोटी 2% पर मंथ, 2-2.5% पर मंथ पैसा बनता था और एक्सचेंज सिस्टम द्वारा, तो इसलिए थोड़ी सेफ्टी थी। काउंटर पार्टी एक्सचेंज रहते थे, तो वो सारा का सारा मैनेज होता था, वो सेफ था रादर देन 1-to-1 फाइनेंस। तो 1-to-1 फाइनेंस थोड़ा रिस्की रहता है फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मगर ये सिस्टम ड्रिवन था तो ज़्यादा सेफ था। चलिए, तो अभी आगे आपने जब ये आपकी सीए की पढ़ाई लगभग 92 और सीए और कॉमर्स का जो आपका था वो पूरा 92 से लेके 98-99 तक चला, फिर आपने 99 से अगले 4-5 साल आपने एक पोर्टफोलियो मैनेजर के यहाँ काम किया और उस वक्त उनका AUM असेट्स अंडर मैनेजमेंट 200 करोड़ के करीब थे। तो एक पर्सनल सेटअप में आपने रिसर्च की और इन्वेस्टमेंट्स की, और प्रोफेशनल सेटअप में आपने वही रिसर्च और ये सब करके आपने इन्वेस्टमेंट्स किए, तो दोनों में क्या फ़र्क हुआ, क्या अंतर था इन दोनों में? ऐसे तो जो 200 करोड़ का जो AUM था, इनफैक्ट ही वॉज NRI, और वहाँ पे उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई कि मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक खरीदे थे, अभी वो हांगकांग के थे, बेसिकली हांगकांग एंड शंघाई बैंक में। वहाँ पे उन्होंने कई साल पहले जब मार्केट में क्रैश आया था तब उन्होंने हांगकांग शंघाई बैंक में इन्वेस्ट किया था और वो फैंटास्टिक रिटर्न बना। तो वहाँ पे जब इंडिया में आए तो उन्हें लगा अरे यार जम्मू कश्मीर बैंक सस्ता है, मार्केट में लो प्राइस पे अवेलेबल है, तो ये कम से कम 99-2000 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक, भाई आज की तारीख में स्प्लिट एडजस्टेड 3 रुपये का भाव था, और तकरीबन 2003 में ये 6 रुपया था। और फिर 2003 से 2008 जो मार्केट में जबरदस्त रैली आई उसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक 6 वाला 88 हो गया। तो आप देखिए 1500% रिटर्न जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने इतने सालों में दिया। और अगर आप HDFC बैंक देखते हो तो 2003 में लाइक टू लाइक कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो HDFC बैंक 22 रुपये के आसपास वो टाइम पे भाव था, और 2008 के आसपास जब मार्केट में टॉप था वो 180 के आसपास था। तो ये जो रिटर्न था वो 750-800% था। अभी हालांकि जम्मू एंड कश्मीर बैंक में रिटर्न काफ़ी ज़्यादा था, मगर क्वालिटी अगर नाम है HDFC बैंक, क्वालिटी है, रिटर्न कम था मगर सेफ्टी थी। तो अर्ली ऑन मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि भले ही लोगों की अलग अलग स्टाइल रहती है इन्वेस्ट करने की, मगर एक बात मैंने सिद्धांत समझ लिया, अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आपको क्वालिटी में ही जाना है, क्योंकि अगर क्वालिटी के बाहर गए भले ही रिटर्न ज़्यादा मिले बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आदमी उसे नुकसान आता ही है, क्योंकि जब अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी इश्यू आ जाते हैं, या फिर कभी कभार कंपनी मैनेज नहीं कर सकती या टीम बराबर नहीं रहती ग्राउंड लेवल पे इनकी मैनेज करने की, तो कहीं ना कहीं वो आदमी कंपनी में नुकसान होता है और इवेंचुअली इन्वेस्टर भी सफर करता है। तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना। सो एज एन इन्वेस्टर आपको जो चीज़ पे फोकस करना है वो है क्वालिटी ऑफ द कंपनी रादर देन द रिटर्न्स। करेक्ट। मैं एक और रिटर्न्स के ऊपर बात कर लूँ। अभी जो कोविड के टाइम पे मार्च 2020 में टाटा टेली सर्विसेज 2 रुपये का भाव था, और आज जनवरी 2021 में टाटा टेली सर्विसेज 21 रुपया है। मतलब आप देखिए 1000% रिटर्न।
और TCS वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ टाटा, जो मार्च 2020 जो लो का भाव था वो 1500 के आसपास था, और जनवरी 2021 में TCS है 3100। तो आप देखिए, कम भले रिटर्न कम है, ऐसे रिटर्न अच्छा है, मगर व्हेन यू आर कंपेयरिंग रिटर्न्स, तो TCS में भले रिटर्न कम है, मगर इवेंचुअली इन्वेस्टर के लिए, उसके सेहत के लिए, उसके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए TCS बेटर है रादर देन समथिंग लाइक टाटा टेली सर्विसेज। एग्जैक्टली। तो ये बिजनेस तो हमें पता ही ऑलरेडी इट इज अ डेड बिजनेस, तो TCS विल सस्टेन, टाटा टेली प्रोबेबली विल नॉट सस्टेन। तो अब आपने 2004 के बाद खुद का इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया। 2004 में मेरे ख्याल से फंड क्लोज हो गया, बिकॉज जो NRI इन्वेस्टर थे वो उनकी डेथ हो गई थी, तो ये फंड तो बंद हो गया, और आपने 2004 से 2008 के बीच में खुद की इन्वेस्टिंग की और काफ़ी सारे पैसे भी बनाए। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस बैक देन? 2004 से 2008 की जो रैली थी वो कैसी थी आपके लिए? 2004 और जनवरी 2008 तक रैली तो मतलब सबको ऐसा लगता था कि किसी को काम ही नहीं करना है, बस सब इन्वेस्टिंग किए जाओ, या फिर आज एक महीने में ट्रेडिंग के लिए माहौल काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आप जिसमें हाथ डालो पैसा उसमें पैसा बनता था। लेकिन जब 2008 में जब गिरावट शुरू हुई और 2009 मार्च तक ये गिरावट चली, तो वो टाइम पे एक रियलाइजेशन हुआ कि भाई आपका जो प्रॉफिट बना है, आपने 4, 5, 6, 7 2008 तक जो प्रॉफिट बना है, अगर आपने बेचा नहीं तो वो कुछ काम का नहीं है। तभी और ये केतन पारेख के टाइम पे, मतलब 2000 में भी जब क्रैश शुरू हुआ था, तभी भी ये एक पैसा बना था, और फिर जब मार्केट नीचे आना शुरू हुआ तो ब्रेक इवन पे, मतलब भले नो प्रॉफिट नो लॉस, हम वो टाइम पे निकल गए थे। और 2008 में भी इतनी बात समझ में आ गई, भले पैसा नहीं बना तो चलो भाई, कम से कम जो कुछ काफ़ी शेयर्स में ब्रेक इवन में भी हम निकल गए, कुछ तो प्रॉफिट लकी थे तो प्रॉफिट ऊपर के भाव में बेच सके। मगर फिर पता चला कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार मार्केट में आप भी खींचे जाते, जब तेजी होती है तो आप भी उसमें तेजी में आ जाते हो। फिर एक सबैटिकल लिया, बोला चलो ठीक है, अभी एक बार मार्केट से निकल गए हैं, अब ध्यान से समझते हैं, सीखते हैं कि भाई क्या है, क्योंकि ऐसे तो सिखाने वाला कोई रहता नहीं है। फिर जाके अच्छे इन्वेस्टर्स की बुक किताबें पढ़ी, ट्रेडर्स की किताबें पढ़ी, खुद मनन किया, पुराना डेटा चेक किया, हिस्ट्री चेक की, 100 सवा 100 साल पहले कैसा बिहेवियर हुआ। और मैं तो ये बोलूँ, मेरा लाइफ का जो सबसे बेस्ट जो पीरियड था वो लर्निंग एशियाटिक लाइब्रेरी में मुझे हुआ। मैं वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक जाता था, और पुराने न्यूज़पेपर को मैंने निकाल के, पहले टाइम्स ऑफ इंडिया था, इकोनॉमिक टाइम्स तो बाद में आया, तो वो टाइम पे स्टॉक मार्केट की क्या परिस्थिति थी, हर्षद मेहता के टाइम के टॉप पे क्या माहौल था, जब मार्केट में क्रैश आया तभी क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, और वो पूरा का पूरा ऐसे मैंने लाइव सिनेरियो आप एक महीने में मैंने वो पूरा देखा। और तब जाके पता चला कि जब मार्केट में तेजी रहती है तब सब तेजी हो जाती है, मतलब सब सेंटिमेंट अच्छे हो जाते हैं। बैड न्यूज़ भी उसे लोग ऐसे समझते हैं कि तेजी का उसे रूप देके मार्केट में स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है, और जब मार्केट सेंटीमेंट खराब होता है तब अच्छी खबर भी आती है तो भी स्टॉक प्राइस पिट जाता है। और लार्जली ये न्यूज़पेपर से भी एक बहुत बड़ा संकेत, इंडिकेशन आपको मिलता है कि जब सेंटीमेंट क्या है वो पता चलता है, ये न्यूज़पेपर्स और ये मैगजीन्स वगैरह ये सब। करेक्ट। तो न्यूज़पेपर से भी आपको पता चलेगा, आप फ्लिकर की तरह पता चले, आप फ्लिकर जैसे करते हो वैसा, कि जब बैड न्यूज़ आती है, जब नेगेटिव न्यूज़ आती है, तब आप समझो कि एज ए इन्वेस्टिंग अब इन्वेस्टर के लिए मौका है। और जब सब अच्छी खबर आ जाती है, इकोनॉमीज ग्रेट नंबर्स और कॉर्पोरेट बीट नंबर्स अच्छे हैं, टैक्स कलेक्शन में बॉयंसी है, सब अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, रिक्रूटमेंट चालू है कंपनियों के, सब जगह एक्सपेंशन चालू है, कंपनीज एक्वायर कर रही है, मर्जर हो रहा है, ये हो, तब आप समझिए कि अब ये माहौल इन्वेस्टर के लिए अब अलग होने का या प्रॉफिट बुक करने का है अब इसमें। काफी लोग जब ये 2004 ये इस रैली को, करंट रैली को 2004 से 2008 की रैली के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम ये 2004 के ज्यादा करीब है या 2008 के ज्यादा करीब है? समवेयर हम किधर बीच में है। देखिए ऐसा है कि अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड। अगर पैसा दुनिया में इतना, अभी फिक्शन मनी इतना क्रिएट हो गया है पिछले 6-8 महीने में, वैसे भी 2009 के बाद जो यूएस में जो स्टिमुलस दिया था वो अनवाइंड तो हुआ नहीं, और वापस नया स्टिमुलस आ गया, और इस बार तो जापान ने भी दिया, यूरोपियन यूनियन ने भी आया है, सब लोगों ने करेंसी पैसा प्रिंट किया है। अब इतना ज़्यादा पैसा आया, और अभी तो पर मंथ यूएस में $120 बिलियन प्रिंटिंग, मैं तो बोलूँ कि करेंसी प्रिंट हो रही है। अब इतनी ज़्यादा तादाद में अगर पैसा आता है
तो ऑब्वियसली जो पूल ऑफ एसेट्स है, रिस्क एसेट्स, वो सेम है, तो और पैसा बढ़ गया तो ये एसेट्स के प्राइस भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से शेयर्स में तेजी आ रही है। और 2004-08 में भी वो 4 पीरियड में फॉरेनर का पैसा काफ़ी ज़्यादा आया था, बाहर से पैसा आया था। और अभी भी ये जो पैसा है, भारतीय लोगों को लगता है कि मार्केट में मार्केट काफ़ी महंगा है, ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी एफआईआई पैसा इतना डाल रहे हैं क्योंकि उन्हें शायद और लंबा विजन है कि इतना सारा पैसा है, किधर इन्वेस्ट करेंगे, तो वो भारत में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये लिक्विडिटी है, ये सबसे बड़ा कारण है, और इसी के कारण मार्केट में हमने इतनी अच्छी तेजी देखी और आगे और भी तेजी आएगी। आईएमएफ का भी अनुमान है कि अगले साल भारत 11 से 12% के दर से ग्रो करेगा, तो इट विल बी प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। यस, तो आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि 2004 से 8 के बीच की जो रैली थी उसमें काफ़ी लोगों ने टॉप्स पकड़ने की कोशिश की होगी, और बहुत लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, लेकिन गिरा नहीं और तेज़ी बनती गई। और सेम सिचुएशन अभी भी इस बार भी हुई, जब कोरोना में क्रैश हुआ मार्केट, निफ्टी 7,500 आ गई, और वहाँ से जब रैली पकड़ी है मार्केट ने, तो अब तक रुकने का नाम नहीं दे रही है। तो इस रैली में भी बहुत सारे लोगों ने यही सोचा था कि मार्केट अब गिरेगा, अब गिरेगा, दिस इज़ ऑल लिक्विडिटी ड्रिवन रैली, और ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो काफ़ी अलग है और मार्केट कुछ अलग ही बता रहा है। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? इन लोगों ने क्या गलत चीज़ पकड़ी है? देखिए, ऐसा है कि क्राउड बिहेवियर आपको समझना है। 2007 और 8 जो लास्ट जो फेज था तेजी का, वहां पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट गिरे तो मैं खरीदूं, या मार्केट में सिचुएशन खराब है मैं बेचूं। वो टाइम पे तो ऐसा समय था कि भाई मैं रह गया, मुझे भी इन्वेस्ट करना है, मार्केट में और भी तेजी आगे दिखती है। तो वो फेज था वेर इन कंसेंसस वाज देयर कि सब अच्छा है और मुझे भी इन्वेस्ट करना है और मैं नया पैसा इन्वेस्ट करता हूं। तो वो 2006 मतलब मिड ऑफ 2006 और 2008 का वो माहौल था। अब रिलायंस पावर का आईपीओ आया था, इंडिया ऑन, पावर ऑन, मतलब इंडिया में इतनी जबरदस्त तेजी थी, सब फैक्टर अच्छे थे, इकोनॉमिक नंबर्स भी अच्छे थे। तो माहौल ऐसा था कि इन्वेस्ट करना है क्योंकि इकोनॉमी सही है। अभी सिचुएशन क्या है कि लोगों को ऐसा लगता था इकोनॉमी बराबर नहीं है, ग्राउंड लेवल पे जो नंबर्स नहीं आ रहे हैं, डिमांड नहीं आएगी, कई लोगों का बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है, तो उसके कारण लोगों को ऐसा लगता है ये भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मगर मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग मशीन है, उसे 6-8 महीने साल के बाद वो तो प्राइसिंग करता है, तो नॉर्मलाइज तो होना ही है। और आप शशिकांता दास जी का जनवरी 2021 में आपने जो उसका इंटरव्यू सुना होगा, तो बोला फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सब नॉर्मल हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। तो मार्केट अब उसको प्राइस कर रहा है। तो जब बैक देन इन मार्च अप्रैल मई जून 2020 में जब सिचुएशन खराब थी, तब मार्केट आगे की सोच रहा था कि भाई अगले 1 साल 2 साल में सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, और स्टॉक प्राइस उसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे या स्टॉक प्राइस डिस्काउंट कर रहे थे। मगर लोगों को ऐसा लगता है कि अरे आज की तारीख में तो अभी तो सिचुएशन मार्केट में खराब है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो क्राउड बिहेवियर आपको क्या लगता है वो शायद जानना जरूरी नहीं है, आपको तो ये देखना है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। तो वो टाइम पे बैक देन इन मार्च अप्रैल मई जून 2020 जब लोग सोच रहे थे कि इकोनॉमी खराब है, आप बड़े बड़े सब इंटरव्यू सुन रहे थे कि डिमांड नहीं है वगैरह वगैरह नहीं है, तो तभी आप ये समझिए कि भाई अगर वो लोग बेरिश है तो मुझे जाके मार्केट में खरीद लेना चाहिए। क्योंकि जब व्हेन एवरीवन इज जब पेसिमिज्म है, जब वॉरेन बफेट के जो प्रिंसिपल है, जब मार्केट अनटचेबल रहता है, तभी आप इन्वेस्ट करेंगे, तो एज ए इन्वेस्टर तभी फायदा होगा। तो आपकी इन बात से मैं एक चीज जो मुझे समझ में आई है वो है कि 2008 में ग्राउंड लेवल रियलिटी वाज वेरी गुड एंड एवरीवन वांटेड टू पार्टिसिपेट, बट 2020 में ग्राउंड रियलिटी खराब थी और everyone was still suspicious about the rally, and that's the main difference between 2008 and 2020. Am I correct? Correct. तो इस एपिसोड में हमने ये देखा कि उमेश जी ने कैसे मार्केट में कदम रखा, कैसे मार्केट से सीखे और इवेंचुअली मार्केट से दूर जाकर ज़्यादा जानकारी और इंसाइट्स जुटाई, जो कि इनको पर्सनल इन्वेस्टिंग में भी मदद रही है और इसी की वजह से ये रिटेल इन्वेस्टर्स को भी मदद कर पा रहे हैं। अब अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि मार्केट में टॉप कैसे बनता है, यूफोरिया कैसे बनता है और आपको नंबर्स यूज़ करके ये यूफोरिया कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। थैंक यू। तो HUL का तकरीबन 5-6% है, तो कंपनी बड़ी है, मगर जो उसका टर्नओवर है साल का वो 1.5-2% के आसपास ही है ऑफ द टोटल मार्केट टर्नओवर।
जब ज़्यादा आईपीओ आ जाते हैं मार्केट में। आईपीओ कब आएंगे? जब पब्लिक का मूड, माहौल, सेंटिमेंट अच्छा होगा, तभी वो आईपीओ लेके आते हैं। और काफ़ी ज़्यादा आईपीओ आते हैं, बट लिक्विडिटी सक हो जाती है मार्केट से, तभी मार्केट में आता है। तो ये